एक स्टॉक्स का इंडेक्स होता क्या है? क्यों बनाते हैं लोग? क्या ज़रूरत पड़ती है इसकी? इससे क्या फ़ायदा है? और क्या मैं अपना खुद का एक अपनी पसंद के स्टॉक्स को लेके अपना खुद का एक इंडेक्स बना सकता हूँ? आज के वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे और आखिर में हम ये सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में अपना खुद का अपनी पसंद के स्टॉक्स का एक इंडेक्स कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, आपके सामने है बैंक निफ्टी का चार्ट। निफ्टी बैंक भी बोलते हैं। क्या होता है निफ्टी बैंक या बैंक निफ्टी? ये इंडिया के जो टॉप के 12 बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनका एक ग्रुप बना दिया, उनका एक बास्केट बना दिया, और ये उसका एक काइंड ऑफ एवरेज है, उनकी परफॉर्मेंस का एक एवरेज है, उनकी परफॉर्मेंस का एक इंडिकेटर है। देखो, इसको ऐसे समझते हैं। अगर आप यहाँ पे जाके गूगल पे सर्च करोगे कि निफ्टी बैंक के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, तो देखिए जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और बंधन बैंक। ये 12 बैंक से मिलके बैंक निफ्टी बना है, इनके एक एवरेज से। लेकिन क्या वो एवरेज बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है? स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब कि अगर मैं इन 12 बैंक्स की प्राइस को लेके और उसको 12 से डिवाइड कर दूं तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एवरेज हो गया। बट बैंक निफ्टी जो है वो इस तरह से नहीं बना है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनके वेटेज का। ये जो स्टॉक्स हैं इनका एक वेटेज डिफाइन किया गया है कि जैसे कि अगर आप देखोगे एचडीएफसी बैंक का लगभग 31% का वेटेज है, वहीं अगर आप देखोगे बंधन बैंक का 1% से भी कम है उसका वेटेज। इसका मतलब क्या है कि अगर बंधन बैंक 4% भी भाग जाए तो भी वो निफ्टी बैंक को उतना नहीं मूव करवा पाएगा कि जितना कि अगर 1% भी एचडीएफसी बैंक गिर जाए, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का वेटेज बहुत ज्यादा है। ये वेटेज किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। देखो, टेक्सचुअल डेफिनेशन तो आपको कई साइट्स पे मिल जाएगी। क्या इसकी टेक्सचुअल डेफिनेशन है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है, कोई स्टॉक इसमें कैसे ऐड होता है, कैसे इसमें से निकाला जाता है, वो सब तो आप इंटरनेट पे ढूंढेंगे आपको बहुत सारी डेफिनेशंस मिल जाएंगी। मैं जो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि टेक्निकली कैसे इसको डिजाइन किया जाता है, वेटेज कैसे डिफाइन किया हुआ है, ताकि जब आप अपना खुद का इंडेक्स बनाएं तो वो इंडेक्स में आप ऐसा ही एक लॉजिक यूज करें ताकि आपका इंडेक्स भी उतना ही प्रैक्टिकल हो जितना कि निफ्टी और बैंक निफ्टी हो, यानी कि वो उतना ही अच्छा रिप्रेजेंटेशन करे उस सेक्टर का जिसका कि आप इंडेक्स बना रहे हो, जितना कि निफ्टी बैंकिंग सेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करता है और निफ्टी अपने इंडियन स्टॉक मार्केट का करता है। ठीक है, समय को बचाने के लिए मैंने जल्दी से आपके लिए यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन लिख दी है। ये निफ्टी बैंक के या बैंक निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, ये 12 स्टॉक्स हैं और ये है इनके मार्केट कैपिटल इन करोड्स, और ये है इनके वेटेज जो भी हमने धन की वेबसाइट पे देखे थे। राइट, ये देखो ये इनके वेटेज हो गए। तो मार्केट कैपिटल के हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉक है आपका एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, फिर एसबीआई और ऑल दिस। राइट, अब एक हम काम करते हैं, मैं इसका एक सम निकाल देता हूँ, यहाँ पे सारे स्टॉक्स का सम निकाल देते हैं। तो हम इसका एक सम निकाल देते हैं। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पे B2 से लेके B13 तक का सम कर दिया। तो ये मेरे पास लगभग 40,58,340 करोड़ रुपए आ गए हैं, जो कि क्या है, सम ऑफ इंडिया टॉप 12 बैंकिंग सेक्टर स्टॉक्स का टोटल मार्केट कैपिटल का सम है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो एचडीएफसी बैंक है ये इस टोटल सम का कितना परसेंटेज है मार्केट कैपिटल का? राइट, तो बहुत ही आसान है इसको कर देना। मैं इसको इससे डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। ओके, और अगर मैं इसको थोड़ा सा फिक्स कर दूं, जस्ट अ सेकंड, कि हर बार B14 की वैल्यू ले लें, और मैं इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ। थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए हम इसमें से नंबर ऑफ डिजिट्स 2 ही रख देते हैं, 3 रख देते हैं, यहाँ पे भी 3 है। वाह, इसको देखते ही तो मुझे समझ आ जाता है कि वेटेज किस बेसिस पे डिफाइन किया गया है। बहुत मुश्किल नहीं है आपके लिए भी समझना कि बेसिकली वेटेज जो है निफ्टी बैंक में ये मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे डिफाइन किया गया है या डिसाइड किया गया है। देखो, 12,55,000 करोड़ का एचडीएफसी बैंक का वेटेज 31% है, क्योंकि 12,55,000 40,58,000 का 31% है। जो थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस है वो इसलिए क्योंकि एक दो और कैलकुलेशन है इसमें, जो फ्लोट को लेके भी एक कैलकुलेशन है। बट मोटा मोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ अ स्टॉक डिसाइड्स द वेटेज ऑफ इट इन बैंक निफ्टी।
क्लियर है, आसान है कैलकुलेशन। बनाते क्यों है इसको? देखो, इंडेक्स बनाने का फायदा क्या है हमारे लिए। अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर की परफॉर्मेंस देखनी हो कि आज बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर कैसा कर रहा है, या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैसा बैंक निफ्टी परफॉर्मेंस कर रहा है, किसी भी अगर मुझे टाइम फ्रेम पे देखना हो, मैं 15 मिनट पे शिफ्ट हो सकता हूँ, मैं वीकली, आवरली, मंथली, किसी भी टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को देख के ये सोच सकता हूँ कि ये जो 12 स्टॉक्स हैं सब मिल के कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी 50 जो इंडेक्स है वो 50 स्टॉक का बना हुआ है, जिसमें अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स हैं। वो बहुत ही मेटिकुलसली चूज किए हुए हैं कि हर एक सेक्टर का एक रिप्रेजेंटेशन है और मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी ध्यान में रखा गया है। ये 50 स्टॉक मिलके ओवरऑल मार्केट मार्केट का एक सेंटिमेंट बताते हैं, मार्केट का परफॉर्मेंस है, मार्केट का एक डायरेक्शन बताते हैं। उसका ये मतलब नहीं है कि हर स्टॉक जो 7-8 हजार स्टॉक हैं वो सारे निफ्टी के डायरेक्शन में ही मूव कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक ओवरऑल वाइडर सेंटिमेंट को बता रहा है। कई बार आपने ट्रेडर्स को ऐसे बोलते हुए सुना होगा कि आज रेलवे के स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दो तरीके हैं उनके लिए जानने के लिए कि या तो उन्होंने एक फर्टिलाइजर स्टॉक्स की एक लंबी लिस्ट बना रखी है और वो जाके उन स्टॉक्स की परफॉर्मेंस देख रहे हैं, वन बाय वन उनके चार्ट को देख रहे हैं या ग्रुप बना के देख रहे हैं। दूसरा तरीका क्या है कि ये उस सेक्टर ये वो लोग उस सेक्टर की इंडेक्स को रेफर कर रहे हैं कि इंडेक्स कैसा मूव कर रहा है। अगर आप यहाँ पे आइए इंडाइसेस में आएंगे और यहाँ पे टाइप कीजिए CNX, तो आप देखेंगे कि बहुत सारी इंडेक्स जो ऑलरेडी बनी हुई है। CNX IT का मतलब होता है कि IT स्टॉक्स की इंडेक्स है ये, है ना, जो इंडियन स्टॉक मार्केट के IT स्टॉक्स की इंडेक्स है। इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं आप जाके गूगल कर लेंगे, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह अगर आप CNX टाइप करेंगे ना तो यू कैन सी बहुत सारे स्टॉक्स की, जैसे CNX 500 निफ्टी 500 इंडेक्स है, CNX ऑटो इंडेक्स है, सारे ऑटो की कंपनीज का एक इंडेक्स है। सारे का मतलब उसमें से भी टॉप कंपनीज जो कि ऑटो इंडस्ट्री के, ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की या ऑटो सेक्टर की परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उन स्टॉक्स का एक इंडेक्स बनाया हुआ है। इसी तरह FMCG है, PSE है, मेटल, फाइनेंस, बहुत सारे बने हुए, फार्मा, इंफ्रा, मीडिया, एनर्जी, राइट, PSU बैंक्स। अगर आप गौर से देखो तो इसमें बहुत सारे नहीं है, जैसे कि रेलवेज का कोई इंडेक्स नहीं है, फर्टिलाइजर्स का कोई इंडेक्स नहीं है, तो जैसे रेलवे का कोई इंडेक्स ही नहीं है। अगर मुझे देखना हो कि IRFC, RVNL जो है वो ओवरऑल रेलवे सेक्टर के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखना, राइट। रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे देखी जाती है कि कोई भी स्टॉक जो है वो अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। क्या कोई ऐसा रेलवे स्टॉक है या जब रेलवे स्टॉक्स बाकी सब गिर रहे हैं तो कम गिर रहा है, उस तरह से हम रिलेटिव स्ट्रेंथ देखते हैं। तो मुझे उसके लिए एक रेलवे का इंडेक्स तो चाहिए, मैं देखूंगा कैसे? तो क्या मैं अपना खुद का इंडेक्स बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हो। ट्रेडिंग में बनाना तो बहुत ही आसान है। दो तरीके हैं, एक तरीका थोड़ा सा मुश्किल है जिसमें कि आप पाइन स्क्रिप्ट लिख के बनाओगे, कन्वर्ट टू सिंबल, आई थिंक एक फंक्शन है उसको यूज करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है जो कि बहुत ही आसान है, आपको पाइन स्क्रिप्ट आने की जरूरत भी नहीं है, और आज के वीडियो में हम वो दूसरा और आसान वाला तरीका सीखेंगे। लास्ट में, वीडियो के आखिर में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जो दूसरा जो आसान तरीका है उसमें एक लिमिटेशन है, वो मैं आखिर में बताऊंगा, इसलिए आपको आखिर तक वीडियो देखना पड़ेगा आज। तो हमने देखा रेलवे का कोई इंडेक्स नहीं है, तो पहला काम क्या करते हैं, हम यहाँ से इस लिस्ट को मैं खाली कर देता हूँ, लेट्स क्लियर दिस लिस्ट, और यहाँ पे रेलवे के कुछ स्टॉक्स को ऐड करना शुरू करते हैं। मान लेते हैं स्टॉक्स पे जाएंगे, IRFC हो गया, और बताओ IRCTC हो गया, देन यू हैव RVNL है, राइट्स ले लेते हैं, और कौन सा रेलवे का स्टॉक बताइए, टीटागढ़ वैगन्स है, ठीक है, रेलटेल हो सकता है, एयरकॉन, राइट, एयरकॉन इज ऑल्सो स्टॉक, टेक्स रेल ले सकते हैं। तो ये कितने हो गए हैं? 8 स्टॉक हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिए हैं। और भी ज्यादा ले सकते हैं, जितने स्टॉक्स हैं इंडेक्स में या उस सेक्टर में उन सबको भी ले सकते हैं इंडेक्स बनाने में, लेकिन फिर क्या होगा, वो इंडेक्स उतना मीनिंगफुल नहीं होगा, उतना प्रैक्टिकल नहीं होगा। हम इंडेक्स में उन स्टॉक्स को लेना चाहते हैं जो कि बाकी सेक्टर के स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर राइट्स गिरे बुरी तरह से तो वो IRFC या IRCTC या टीटागढ़ को इन्फ्लुएंस कर सकता है ना। इसलिए उन स्टॉक्स को लेते हैं जो अच्छा वेटेज रखते हैं, जो अच्छा, जो सेंटिमेंट को, पूरे सेक्टर के बाकी स्टॉक्स के सेंटिमेंट को इन्फ्लुएंस करने की
ताकत रखते हैं। देखो एक सिंपल तरीका तो क्या है कि मैं इन सब का एक एवरेज ले लूं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। कैसे लिया जा सकता है? देखो मैं यहाँ पे जाऊं स्टॉक्स में और यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ IRFC। IRFC ले लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट लगाते हैं, IRFC ले लेते हैं, उसमें प्लस लगा लेते हैं, RVNL लगा लेते हैं, उसमें एक प्लस लगा लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास IRCTC है, उसको प्लस कर लेते हैं। फिर कौन सा है? राइट्स है आपके पास, उसको प्लस कर लेते हैं। फिर आपके पास है टीटागढ़, राइट, टीटागढ़ है, उसको प्लस कर लेते हैं। फिर है आपके पास रेलटेल, उसको भी प्लस कर लेते हैं। देन यू हैव इरकॉन, इसको भी प्लस कर लेते हैं। एंड देन यू हैव टेक्सरेल, राइट, टेक्सरेल। इन सब को मैंने जोड़ दिया, इन सब की प्राइस को जोड़ के कितने स्टॉक है? 8 है, और उससे उसको भाग दे दिया। तो इससे मुझे एक चार्ट मिला। ये चार्ट बेसिकली इन 8 स्टॉक का एक एवरेज है। 8 स्टॉक की प्राइस ली, सबको प्लस किया और उसको 8 से भाग दे दिया, तो मुझे एक चार्ट मिला। क्या ये ट्रू रिफ्लेक्शन है रेलवे सेक्टर का? शायद नहीं। देखो IRFC का आप टेक्सरेल के साथ कैसे कंपेयर कर सकते हो? IRFC एक बहुत बड़ा स्टॉक है, जबकि टेक्सरेल एक बहुत छोटी सी कंपनी है। जब टेक्सरेल ऊपर या नीचे होगा तो शायद वो बाकी रेलवे स्टॉक्स को इन्फ्लुएंस ना कर पाए। इसलिए हमें कोई ना कोई लॉजिक चाहिए। क्या है राइट तरीका? प्रूवन तरीका है, हमने जो निफ्टी बैंक में सीखा, हम उसी तरीके से यहाँ पे वेटेज को ऐड करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, IRFC पे क्लिक करता हूँ। ये IRFC का स्टॉक है। यहाँ पे मुझे इसकी क्या दिख रही है? मार्केट कैपिटलाइजेशन दिख रही है, जो है कि लगभग 2,34,959 करोड़ है। IRCTC की जाके देखता हूँ तो है 74,156 करोड़ है। RVNL की अगर मुझे देखनी है तो है लगभग 1,08,000 करोड़। तो ये सबकी मेरे पास क्या मार्केट कैपिटलाइजेशन, आप किसी और सोर्स से भी ले सकते हो, ट्रेडिंग में भी अवेलेबल है। तो थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं जल्दी से ये सब बना देता हूँ आपके लिए। तो ये सब क्या हो गया? वो सारे रेलवे स्टॉक्स हो गया, उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हम सिंपली यहाँ पे इसका सम कर देते हैं, करा, और ये मेरे पास लगभग 5,01,485 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन आ गई है इन 8 रेलवे स्टॉक्स की। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल है IRFC का और सबसे कम है टेक्सटाइल का। तो वेटेज भी हम जो हमारा कस्टम इंडेक्स बना रहे हैं उसमें वेटेज भी अकॉर्डिंगली होना चाहिए, वरना ये ट्रू रिफ्लेक्शन ऑफ द सेक्टर नहीं हो पाएगा। ठीक है, कैसे करेंगे? अगर परसेंटेज टर्म्स में निकालना हो तो बहुत ही आसान है, जैसा हमने सीखा था। हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। तो परसेंटेज टर्म में 46% मैं समझ रहा हूं कि मुझे देना पड़ेगा किसको? मुझे देना पड़ेगा मार्केट कैपिटल। एक सेकेंड, फॉर्मूले को सही कर देते हैं। परसेंटेज टर्म में 47% जो वेटेज है वो लेके जाएगा सिर्फ और सिर्फ IRFC, 21% RVNL, बाकी IRCTC, और जो टेक्सरेल है उसका वेटेज होगा बहुत ही कम। वेटेज हम कम ज्यादा कर सकते हैं, हमारे ऊपर है, बट हम निफ्टी बैंक वाले लॉजिक को यूज कर रहे हैं क्योंकि एक प्रूवन तरीका है किसी भी इंडेक्स को बनाने का। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इतना पोर्शन मुझे अपने इंडेक्स में 46% ये डिफाइन करने के लिए इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। रेशियो आप समझते हो, स्कूल्स में पढ़ा होगा हम सब ने। अब हम क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी, हम इसको थोड़ा सा, इतने सारे डेसिमल्स नहीं चाहिए, दो तक ठीक है। देखो अगर आप इन सबको ये सम करोगे ना, इट विल ऑलवेज बी 100। अगर आप निफ्टी बैंक में भी जाओगे ना, इन सब का वेटेज निकालोगे तो यू विल फाइंड कि वो ऑलमोस्ट 100 पे ही आएगा। दैट्स हाउ द रेशियोज वर्क। अगर आप यहाँ पे, अब हम क्या कर रहे हैं, हमने इसको इससे डिवाइड कर दिया। एक काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमें B10 जो है ना उसकी वैल्यू फिक्स रखनी है ना। जब मैं इसको ड्रैग करूंगा आखिर तक तो B10 ही रहना चाहिए, इसलिए मैंने उस पर डॉलर सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब मुझे IRFC को इस वैल्यू के अगेंस्ट में इतना वेटेज देना है, तो मुझे उसकी वैल्यू को इससे डिवाइड करना पड़ेगा 2.13 से। सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपको नहीं आता है तो आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर सकते हो। जो भी आप सेक्टर उठा रहे हो, जो भी आप इंडेक्स बनाना चाहते हैं, दैट्स हाउ यू कैन डू इट। RVNL ये मेरा नंबर 2 है। देन आई हैव इरकॉन, नंबर 3 इज माई इरकॉन, नंबर 4 इज टीटागढ़, number 4 is Titagarh, then you have Rights, then you have Railtel, and
और इनका हमने ऑर्डर भी फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इंडेक्स को बनाते हैं। देखो कैसे बनाते हैं, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले हमारा है IRFC, राइट? सो लेट्स टाइप IRFC, ओके। और इसको लगा देते हैं, प्लस कर देते हैं यहाँ पे, प्लस फिर हमें चाहिए नेक्स्ट कौन सा है, RVNL। मैं यहाँ पे जब इसको सिलेक्ट करूंगा तो इट विल गिव मी NSC का RVNL। जब आप प्रोग्रामेटिकली बनाओगे तो यू विल हैव टू एक्सप्लिसिटली राइट दिस, ठीक है? हम तो यहाँ पे प्रोग्रामेटिकली नहीं बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ठीक है? नेक्स्ट कौन सा है हमारा, नेक्स्ट है IRCTC। ये मेरा IRCTC आ गया, NSC वाला। देन आई हैव इरकॉन, NSC वाला इरकॉन ले लिया, फिर मैंने प्लस कर दिया है। देन आई कैन टेक टीटागढ़। मैं इसी ऑर्डर में जा रहा हूँ जो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन का ऑर्डर था ना। देन यू हैव राइट्स, सॉरी प्लस लगाना पड़ेगा, राइट्स, ये राइट्स हो गया NSC का। देन यू हैव रेलटेल, प्लस लगाएंगे और टाइप करेंगे रेलटेल, सॉरी रेलटेल, ये BSC का है, मुझे NSC का चाहिए, ठीक है? देन यू हैव टैक्स रेल, ओके। ये हो गया आपका टैक्स रेल। ये सब आ गए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इन सब इसको सिर्फ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कंट्रोल A किया, कॉपी कर लिया। मैं इसको यहाँ पे एक नोट पैड पे ले आता हूँ, क्योंकि मुझे वो कैलकुलेशन करनी है जिससे कि मेरा इंडेक्स बने। इनको वेटेज देना है, राइट? हमने क्या वेटेज डिसाइड किया था, इसको मैं बंद कर देता हूँ। चलिए हमारी एक्सेल पे चलते हैं फिर से। हमने वेटेज देना है 46.85% IRFC को। उसके लिए मुझे जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ये जो सम है एडिशन ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसको मुझे इस वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट? तो लेट्स डू दिस। अच्छा, आपको दिख जाए प्रॉपरली, इसमें थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, ठीक है? आई होप यू आर एबल टू रीड इट। जो IRFC है, मुझे उसको कितने से डिवाइड करना है, 2.13 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 2.13। मैंने क्या किया, IRFC की स्टॉक की वैल्यू ली, उसको 2.13 से डिवाइड कर दिया। दिस विल गिव मी द वेटेज ऑफ 46.85%। इस तरह RVNL जो है, मुझे उसको डिवाइड करना है 4.64 से, 4.64 से, ठीक है? साइड में यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है? RVNL हो गया। IRCTC का मुझे अगर 14.79% देना है तो मुझे उसको डिवाइड करना पड़ेगा 6.76 से, ठीक है? इरकॉन, लेट्स टेक इरकॉन। तो इरकॉन के लिए मुझे उसको 20.15 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है? ये दिख रहा है आपको, 20.15 से मैंने इरकॉन को डिवाइड किया। नेक्स्ट इज टीटागढ़। तो यहाँ पे जाऊंगा, डिवाइड बाय का सिंबल लगाऊंगा, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, यहाँ से ठीक रहेगा। डिवाइड बाय का सिंबल लगाया, कितने से डिवाइड करना है मुझे टीटागढ़ के लिए? टीटागढ़ के लिए मुझे करना है 27.61, 27.61 से मैंने इसको डिवाइड कर लेना है। फिर मैं आ जाता हूँ राइट्स के ऊपर, डिवाइड बाय, राइट्स के लिए 30.46, 30.46 से मुझे डिवाइड करना है। रेल टेल पे आ जाता हूँ, डिवाइडेड बाय, रेल टेल इज 33.29, 33.29। और फाइनली आई हैव टैक्स रेल, डिवाइडेड बाय टैक्स रेल 51.39। ये क्या किया हमने, हमने इनका वेटेज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। टोटल कितने स्टॉक्स है, 8 है, और उस सबको मैंने 8 से डिवाइड कर दिया। तो इससे जो चार्ट बनेगा वो विद वेटेज होगा, अकॉर्डिंग टू देयर, इन लाइन विद देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब हम यहाँ पे जाएंगे, फिर से इसको खोलेंगे, और यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, वो जो मैंने सब लिखा है उसको टाइप कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। तो ये जो अब मेरे सामने बना है, ये क्या है, रेलवे सेक्टर का एक इंडेक्स बन गया, जो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन मैंने बना लिया और अपना ही लॉजिक लगा दिया। लॉजिक हालांकि मैंने निफ्टी बैंक वाला ही यूज किया है, पर आप अपना कोई और भी लॉजिक लगा सकते हो टू डिसाइड द वेटेज। हमने मार्केट कैप के हिसाब से वेटेज डिसाइड किया, आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे उठा के ऐड टू से टेस्ट है ना, ये टेस्ट की वॉच लिस्ट में डाल दिया। अब मेरे पास ये चार्ट बना हुआ है, मैं कभी भी जाके इस पे खोल सकता हूँ और जाके देख सकता हूँ, ठीक है? मैंने अपना खुद का एक रेलवे का वो बना दिया इंडेक्स। मैं लाइन चार्ट देखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगाना चाहता हूँ, से मैंने यहाँ पे 2050 का मूविंग एवरेज लगा दिया। रेलवे सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, मेरे लिए बहुत आसान है अब देखना कि वो 50 के मूविंग एवरेज के नीचे चला गया,
क्यों चला गया? क्योंकि हम जानते हैं कि IRFC है आपका, ये देखो ये भी 50 के नीचे है, RVNL है, ये सब ये 50 की तरफ जा रहा है, IRCTC है ये 50 के नीचे चल रहा है, इरकॉन कहाँ है ये 50 के नीचे चल रहा है। सब स्टॉक्स जो है ना, जो मोटे मोटे, जो ज्यादा वेटेज रखते हैं, जब वो 50 के नीचे चल रहे होंगे तो मेरे सेक्टर का इंडेक्स थोड़ी 50 के ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने वेटेज भी उसी तरीके से लिया हुआ है। और इस तरह से आप अपना खुद का एक इंडेक्स बना सकते हो। So this is how you can create your own custom index without writing code in PineScript। आपको कोई टेक्निकल कोडिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है। एक बात मैंने बोला था कि मैं आखिर में बताऊंगा। देखिए, जब आप इस तरीके से इंडेक्स बनाएंगे तो एक लिमिटेशन है ट्रेडिंग में, हालांकि वो बहुत बड़ी लिमिटेशन नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। कल को आप इंडेक्स बनाने लगे, बहुत बड़ा कुछ प्लान व्लान कर ले और यहाँ आके अटक जाए, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ। आप जब यहाँ पे ये जो हमने स्टॉक्स लिए ना, ये जो लिस्ट आपने देखी थी, अभी देखिए ये जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है, हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाई इसमें कितने स्टॉक्स हैं? 8 हैं। अगर आप इसमें 2 और स्टॉक जोड़ दें, ठीक है, इट विल स्टिल वर्क। लेट्स डू दिस, राइट? ठीक है, सपोज करो कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और प्लस लगाता हूँ, NSD से RK फोर्ज भी ले लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने कहा NSD का आप ले लो, BEML ले लो, और ये कितने स्टॉक्स हो गए? 10 स्टॉक्स हो गए। इसको फिर से यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने एंटर किया, एक नया इंडेक्स बन गया जिसमें मैंने RK फोर्ज को भी ऐड कर दिया और BEML को भी ऐड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही आप 10 स्टॉक से ज्यादा स्टॉक्स अपने कस्टम इंडेक्स में डालेंगे, ट्रेडिंग व्यू फेल हो जाएगा। मैं आपको पहले दिखाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फिर से NSE में कोई और एक स्टॉक, चलो BHEL ले लेते हैं, और अब मैं यहाँ पे चलिए 11 कर देता हूँ, ठीक है। मैंने सोचो ऐसा इंडेक्स बनाया होता तो क्या होता है। मैं यहाँ पे गया, जैसे मैं यहाँ पेस्ट करूंगा, एंटर करूंगा, तो मुझे एरर आएगी इनवैलिड सिंबल। ये जो मैंने लास्ट में सिंबल ऐड किया है ये उसको इनवैलिड नहीं बता रहा है, ये जो पूरा आपने नया सिंबल बना दिया ये उसको इनवैलिड बता रहा है, क्योंकि इसमें 10 से ज्यादा स्टॉक्स हैं। और यही वो ट्रेडिंग व्यू की लिमिटेशन है कि जब आप बिना मतलब प्रोग्रामेटिकली नहीं करके इस तरह से इंडेक्स बनाएंगे तो आप अपने इंडेक्स में, कस्टम इंडेक्स में 10 से ज्यादा स्टॉक्स ऐड नहीं कर सकते हैं। सच पूछो तो 10 से ज्यादा स्टॉक्स की जरूरत भी नहीं है। किसी भी सेक्टर के जो टॉप 10 स्टॉक्स हैं, अगर आप उनको उनके वेटेज के हिसाब से जोड़ के उसका इंडेक्स बनाएं तो दैट विल बी अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट सेक्टर। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेटल में तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं, फिर प्रोग्रामेटिकली आपको पाइनस्क्रिप्ट के थ्रू बनाना पड़ेगा। उम्मीद कर रहा हूँ ये आसान सा तरीका आपको समझ आ गया होगा ट्रेडिंग में कैसे आप अपना खुद का कस्टम इंडेक्स बना सकते हो और क्या लिमिटेशन है उसके साथ। नहीं समझ आया तो बहुत आसान है, वीडियो को फिर से देखो, जरूर समझ आ जाएगा। नहीं तो यू कैन ऑलवेज राइट मी एन ईमेल। थैंक यू वेरी मच।